हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुद्रांश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फैक्ट्स वेंचर। दोस्तों, यह हमारे चैनल की वन शॉट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में आपको इसरो की बेसिक से लेकर एडवांस इंफॉर्मेशन के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपको इसरो की हिस्ट्री, उनके मिशंस, उनके अचीवमेंट और उनके अपकमिंग मिशंस के बारे में बताने वाला हूँ। और आपको यह भी बताऊंगा कि कितने टाइप्स की सैटेलाइट होती हैं, कितने टाइप्स के ऑर्बिट होते हैं और कितने टाइप्स के रॉकेट होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब यूएसएसआर की स्पेस एजेंसी ने 4 अक्टूबर 1957 को अपना फर्स्ट मिशन यानी कि स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था, तो सारी कंट्री का अट्रैक्शन स्पेस की फील्ड में चला गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्पुतनिक 1 में एक सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था और इस इवेंट के ठीक एक साल बाद 1 अक्टूबर 1958 को नासा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, और इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट मर्क्यूरी था, जो कि 7 अक्टूबर 1958 से लेकर 15 मई 1963 तक चला था। इस प्रोग्राम में सारे एस्ट्रोनॉट को अर्थ के लो ऑर्बिट में भेजा गया था और इस इवेंट के बाद यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चालू हो गया था और इसी के दौरान अपोलो 11 मिशन भी लॉन्च हुआ था। और यह तब की बात है जब लोगों के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं होती थी। तो सोचिए उस समय उनने इतनी बड़ी अचीवमेंट को कैसे अचीव किया होगा। 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च हुआ था, जो कि 24 जुलाई 1969 को ख़त्म हो गया था। और इस मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन भी थे, जिनने सबसे पहले मून के सरफेस में पैर रखा था। और इसी कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर की सक्सेस को देखते हुए इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट यानी कि होमी जे भाभा और विक्रम साराभाई ने इंडियन के एक स्पेस एजेंसी बनाने का प्रपोजल रखा। तो सोचिए, जब लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी और इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, तो विक्रम साराभाई ने नेहरू जी को एक इंडियन स्पेस एजेंसी बनाने के लिए कैसे कन्विंस किया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई की बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। होमी जहांगीर भाभा। दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे में बॉर्न हुए थे। इन्हें फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बोला जाता है और इनकी डेथ 24 जनवरी 1966 को हुई थी। और इनकी डेथ एक बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुई है और बहुत सारे लोग का यह मानना है कि इनकी डेथ एक एयर इंडिया के प्लेन क्रैश से हुई है। दोस्तों, विक्रम साराभाई 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में बॉर्न हुए थे। इनने और होमी जे भाभा ने दोनों ने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की थी। इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है और ये फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो भी कहलाते हैं। और इनकी डेथ 30 दिसंबर 1971 को हुई थी। दोस्तों, तो आइए अब हम जानते हैं कि विक्रम साराभाई ने इंडियन स्पेस एजेंसी बनाने के लिए नेहरू जी को कैसे कन्विंस किया। विक्रम साराभाई ने जब इंडियन स्पेस एजेंसी को बनाने के लिए प्रपोजल रखा, तो कोई भी उनकी बात में इतना ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरे इंडिया में उस समय पॉवर्टी फैली हुई थी। किसी के पास खाने के लिए कुछ था नहीं और लोगों को अपनी अपनी पड़ी थी। उस समय वह कह रहे थे कि हमारे पास अभी खाने के लिए कुछ खाना नहीं है, तो हम स्पेस एजेंसी पे कैसे ध्यान दे सकते हैं। फिर विक्रम साराभाई ने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस किया। विक्रम साराभाई ने कहा, अगर हम इंडियन स्पेस एजेंसी बनाएंगे तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को होगा। अगर हम स्पेस में अपनी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो यह हमें रिमोट सेंसिंग, वेदर फोरकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन में मदद करेंगी। दोस्तों, रिमोट सेंसिंग तब कहलाता है जब हम किसी सैटेलाइट की मदद से एक एरिया को स्टडी करते हैं, जिससे हम यह पता लगा पाते हैं कि कौन सा एरिया कितना डेवलप है और कौन से एरिया को कितना डेवलप करने की ज़रूरत है। वेदर फोरकास्टिंग। विक्रम साराभाई ने कहा कि वेदर फोरकास्टिंग की मदद से हमारे किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा मदद होगी
उनने कहा इसकी वजह से हम इन्हें बता पाएंगे कि उन्हें कौन से समय पे सीड को सो करना चाहिए और कौन से समय पे क्रॉप को हार्वेस्ट करना चाहिए। विक्रम साराभाई ने कहा कि टेलीकम्युनिकेशन की वजह से हम इंडिया के किसी भी पार्ट में कम्युनिकेट कर पाएंगे और आज के मॉडर्न जनरेशन की टेलीकम्युनिकेशन नींव रखता है, और अगर आज ये टेलीकम्युनिकेशन नहीं होता तो ना हम ये वीडियो बना रहे होते और ना आप हमारी ये वीडियो देख पा रहे होते। दोस्तों 1962 में जब विक्रम साराभाई को इंडियन स्पेस एजेंसी बनाने के लिए अप्रूवल मिल गया तो उन्होंने 1962 में एक इंडियन स्पेस एजेंसी बनाई जिसका नाम इनकोस्पार था। इनकोस्पार यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी और इसके फर्स्ट चेयरमैन विक्रम साराभाई ही थे। और इस एजेंसी को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर लिया गया था। फिर 1969 में इनकोस्पार का नाम बदल के इसरो रख दिया गया। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर यह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आने लगा और इसरो ने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 में बनाया, जो कि इसने यूएसएसआर की मदद से लॉन्च किया। तो दोस्तों अब मैं आपको इसरो के मिशंस के बारे में बताने वाला हूँ। इसरो के मिशंस को बताने से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट और टाइप्स ऑफ रॉकेट के बारे में बता दूंगा, जिसमें आगे जाके अगर मैं आपको मिशंस के बारे में बताऊं तो आप इजीली समझ पाएं कि मैं कौन से रॉकेट, कौन से ऑर्बिट और कौन से सैटेलाइट के बारे में बात कर रहा हूं। तो दोस्तों आइए मैं आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताता हूं। तो हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिट को दो टाइप में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फर्स्ट लैटिट्यूडनल एंड सेकेंड लॉन्गिट्यूडनल। तो आइए अब हम सबसे पहले लैटिट्यूडनल ऑर्बिट्स के बारे में जानते हैं। हम लैटिट्यूडनल ऑर्बिट्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर पाते हैं। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। दोस्तों जियोस्टेशनरी ऑर्बिट अर्थ के इक्वेटर के जस्ट ऊपर लाए करते हैं और इसमें जो सैटेलाइट छोड़ी जाती है वह अर्थ के सेम स्पीड से उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। इसका मतलब अगर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है तो यह सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट उसके अराउंड रिवॉल्व करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली में हैं तो यह सैटेलाइट 24 आवर्स दिल्ली के ऊपर ही रहेगी, जबकि यह सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, लेकिन यह अर्थ के अराउंड सेम स्पीड से कर रही है तो यह सैटेलाइट हमेशा दिल्ली के ऊपर ही रहेगी। और इसका एग्जाम्पल है टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट LEO यानी कि लो इलिप्टिकल ऑर्बिट। दोस्तों यह सबसे कॉमनली यूज्ड ऑर्बिट है जो कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट से काफ़ी नीचे लाया करता है। यह अप्रॉक्स 162,000 किलोमीटर अर्थ के ऊपर लाया करता है और ज़रूरी नहीं है कि यह ऑर्बिट इक्वेटर के ऊपर हो, यह ऑर्बिट किसी भी लैटिट्यूड के ऊपर हो सकता है। और इसमें जो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेडियो सेंसिंग सैटेलाइट। थर्ड MEO यानी कि मिडिल अर्थ ऑर्बिट। यह ऑर्बिट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट और लो इलिप्टिकल ऑर्बिट के बीच में लाया करता है। दोस्तों अब मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल यानी कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि अप्रॉक्स पोल के पास से क्रॉस करते हैं। फर्स्ट पोलर ऑर्बिट। दोस्तों पोलर ऑर्बिट दोनों पोल्स को क्रॉस करते हुए जाते हैं और यह सन के टाइम के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। यानी कि अगर दिल्ली में 3 बजे वह दिल्ली के ऊपर सैटेलाइट है तो एग्जैक्ट अगले दिन 3 बजे भी वह सैटेलाइट दिल्ली के ऊपर ही होगी। और इसका एग्जाम्पल है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को इस ऑर्बिट में इंसर्ट किया जाता है और इसका एक एग्जाम्पल है, आपने पोखरण मूवी तो देखी ही होगी और उसमें जब वह न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे होते हैं वह पर्टिकुलर टाइम पे अपना सारा सामान अंदर रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम रहता है कि इस टाइम पे इस स्पॉट से वह सैटेलाइट निकलने वाली है। और जैसे ही वो टाइम निकल जाता है यानी कि वह सैटेलाइट उस स्पॉट से निकल जाती है, वह वापस अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग चालू कर देते हैं। ट्रांसफर ऑर्बिट। दोस्तों ट्रांसफर ऑर्बिट इनर ऑर्बिट के नाम से भी जानी जाती है। यह तब यूज़ होती है जब हमें किसी सैटेलाइट को आउटर ऑर्बिट में प्लेस करना रहता है।
अगर हमें किसी सैटेलाइट को आउटर ऑर्बिट में प्लेस करना है और अगर हम उस ऑर्बिट में सीधे ही सैटेलाइट को प्लेस कर देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगेंगे और बहुत ज़्यादा फ्यूल भी वेस्ट होगा। और इसका एक बेटर ऑप्शन यह है कि हम पहले उस सैटेलाइट को ट्रांसफ़र ऑर्बिट में प्लेस कर देंगे, जो कि इनर ऑर्बिट भी कहलाता है, और फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर स्पॉट में उस ऑर्बिट में उस सैटेलाइट जो गई है उसे थ्रस्ट देके आउटर ऑर्बिट में भेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने मंगलयान मूवी तो देखी ही होगी और उसमें जो सैटेलाइट रहती है उसे पहले इनर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। उसके बाद जब वह एक पर्टिकुलर स्पॉट पे पहुंच जाती है तो उसे थ्रस्ट देके आउटर ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाता है। यह एक ट्रांसफर ऑर्बिट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। थर्ड, लैग रेंज पॉइंट। दोस्तों, लैग रेंज पॉइंट अर्थ के ऑर्बिट का फार्देस्ट पॉइंट है। अगर किसी टेलीस्कोप को अर्थ के नियर लोकेट किया जाता है तो उसकी इमेजेस इतनी क्लियर नहीं आती हैं, इसलिए उसे अर्थ के सबसे फार्देस्ट पॉइंट पर भेजा जाता है। इसको भेजने में बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगती हैं और अगर यह प्रॉपरली प्लेस ना हो तो यह अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जा सकता है और सन की ग्रेविटी में पहुंच जाएगा। जहां अर्थ की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी कंबाइन होती है उस पॉइंट को लैग रेंज पॉइंट भी बोला जाता है। दोस्तों, तो आइए अब मैं आपको सैटेलाइट के बारे में बताता हूँ। सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी सेलेस्टियल बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है। सैटेलाइट मेनली दो टाइप्स की होती हैं, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट फॉर एग्जांपल मून, और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट गैनीमेड है जो कि जुपिटर को बिलोंग करता है, और सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट वाला प्लेनेट है सैटर्न, जिसके पास 82 नेचुरल सैटेलाइट हैं। और ऐसे सिर्फ दो प्लेनेट हैं जिनके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है, जो कि है मर्क्यूरी और वीनस। और मार्स के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही नेचुरल सैटेलाइट हैं, जो कि है फोबोस और डीमोस। तो दोस्तों, आइए अब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मेनली 3 टाइप्स की होती है, रिमोट सेंसिंग, वेदर फोरकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन। दोस्तों, इसरो की एक सेपरेट सैटेलाइट की सीरीज चलती है। टेलीकम्युनिकेशन और वेदर फोरकास्टिंग के लिए इनसैट चलती है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज सिस्टम, और रिमोट सेंसिंग के लिए IRS और INRSS यूज होती हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं इनसैट सीरीज के बारे में। इनसैट का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज सिस्टम। यह एक मल्टीपर्पज सीरीज है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, जो इसरो के द्वारा लॉन्च की जाती है, जिससे इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, मीटियोरोलॉजी की नीड को सेटिस्फाई किया जाता है। इसको 1983 में कमीशन किया गया था। इनसैट सीरीज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो का जॉइंट वेंचर था। इनसैट सीरीज के सैटेलाइट का एग्जाम्पल है इनसैट 4CR, इनसैट 4B, जीसैट 4 एंड जीसैट S। IRS यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, यह एक सैटेलाइट सीरीज है जो कि अर्थ की पोजीशन, लोकेशन और ऑब्जर्वेशन को बताने में हेल्प करती है। IRS सीरीज कंट्री को रिमोट सेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इंडियन रिमोट सेंसिंग वर्ल्ड के सैटेलाइट सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट कनेक्शन में से एक है, जो सिविलियन को डेली ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गूगल मैप्स। तो दोस्तों, आइए अब हम IRS सैटेलाइट के कुछ एग्जाम्पल्स को जानते हैं। भास्कर 1, भास्कर 2, IRS 1A, IRS 1B, IRS P2, ये सैटेलाइट हैं IRS सीरीज की। IRNSS यानी कि इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसको इंडिया ने डेवलप किया है। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यह इंडियन यूजर्स को एक्यूरेट पोजीशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज दे सके। IRNSS 2 टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, SPS यानी कि स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज, RS यानी कि रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। IRNSS एक ऑटोनॉमस रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है
जिसे इसरो द्वारा डेवलप किया गया है और यह इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में आता है। इसको डेवलप करने के पीछे का मेन पर्पस यह था कि क्योंकि जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हॉस्टाइल एरिया में वर्क नहीं करता है, और इसके पीछे का मेन रीज़न यह भी है कि इंडो पाक वॉर यानी कि कारगिल युद्ध के दौरान जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था तो पाकिस्तानी सेना हाई ऑल्टीट्यूड पर बैठ के कैंप कर रही थी और इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिकन गवर्नमेंट से उस सैटेलाइट को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट की, मगर अमेरिकन गवर्नमेंट ने मना कर दिया क्योंकि वह उस समय पाकिस्तान की साइड थी, और तब से इंडिया ने खुद का नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर लिया। तो दोस्तों आइए अब हम इंडिया के सारे लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में जानते हैं। फर्स्ट SLV-3, इसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह इंडिया का फर्स्ट लॉन्चिंग व्हीकल है। इसे 4 स्टेज व्हीकल भी बोला जाता है। यह 17 टन का है और इसकी हाइट 22 मीटर है। यह 40 kg तक का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट तक लिफ्ट कर सकता है। इसकी फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट अगस्त 1979 को हुई थी, जो कि पार्शियली सक्सेसफुल थी। जब यह 19 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से फ्लाइट लिया था तो यह सक्सेसफुल हो गया था। इसने रोहिणी सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया था। ASLV यानी कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह एक 5 स्टेज व्हीकल है जो फुल सॉलिड है। इसका वेट 40 टन तक का है और यह 24 मीटर टॉल है। यह 150 kg तक का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट तक लिफ्ट कर सकता है, जो कि 3 टाइम्स ज़्यादा है SLV-3 से। ASLV प्रोग्राम में 3 डेवलपमेंट फ्लाइट्स कंडक्ट की गई थी। पहली फ्लाइट 24 मार्च 1987 को की गई थी, जो कि अनसक्सेसफुल रही, और दूसरी फ्लाइट जुलाई 13, 1988 को की गई थी, जो एक और बार अनसक्सेसफुल थी। लेकिन जो थर्ड फ्लाइट मई 20, 1992 को की गई थी, वह सक्सेसफुली लॉन्च हो गई थी। इस लॉन्च व्हीकल से जो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा चुका है उनके एग्जाम्पल हैं ASLV-D1, ASLV-D2, ASLV-D3 एंड ASLV-D4। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल था जो लिक्विड कूलिंग स्टेजेस के साथ इक्विप किया गया था। इसके फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च अक्टूबर 1994 के बाद से PSLV सबसे वर्सेटाइल और रिलायबल लॉन्च व्हीकल साबित हुआ था इंडिया के लिए। अभी तक 39 से ज़्यादा सक्सेसफुल मिशन भेजे जा चुके थे। 1994 से लेकर 2021 तक PSLV से 48 इंडियन सैटेलाइट और 209 सैटेलाइट फॉरेन कंट्रीज की भेजी जा चुकी थी। PSLV का सबसे बड़ा अचीवमेंट चंद्रयान 1 जो कि 2008 में हुआ था, और मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट मिशन जो 2013 में हुआ था। इसकी पेलोड कैपेसिटी SSPO यानी कि सन सिंक्रोनाइज पोलर ऑर्बिट तक 1750 kg से ज़्यादा की है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 1425 kg है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए। IRNSS सीरीज की जो सैटेलाइट है उन्हें PSLV के द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है। तो आइए अब हम PSLV की व्हीकल स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। इसकी हाइट 44 मीटर्स है और यह 4 स्टेज में डिवाइडेड है। यह 300 टन का है और इसके 4 वेरिएंट आते हैं जो कि है PSLV जो 3200 तक का पेलोड उठा लेता है लो अर्थ ऑर्बिट तक, PSLV-CA जो 2100 तक का पेलोड उठा लेता है लो अर्थ ऑर्बिट में, PSLV-HL जो कि 3800 तक का पेलोड उठा लेता है लो अर्थ ऑर्बिट में, PSLV-XL विथ हाई परफॉर्मेंस जो कि 4000 kg तक का पेलोड उठा लेता है लो अर्थ ऑर्बिट में। फोर्थ GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV 2500 kg तक का पेलोड जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक ले जा सकता है। GSLV 5000 kg तक का पेलोड लोअर या इलिप्टिकल अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है। इसकी हाइट 49 मीटर्स है और इसे 3 स्टेज में डिवाइडेड है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट
18 अप्रैल 2001 को हुई थी। फिफ्थ, GSLV Mark II। इसका फुल फॉर्म है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह अभी तक का सबसे लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल है जो कि इंडिया द्वारा डेवलप किया जा चुका है। यह एक 4th जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं। इसको इंडिया में डेवलप किया गया है और इसमें क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया गया है। जनवरी 2014 से GSLV Mark II ने 4 कॉन्जिक्यूटिव सक्सेस को अचीव किया है। इसकी हाइट 14.13 मीटर है और इसमें 3 स्टेजेस होती हैं और इसका वेट 414.75 टन तक का है। यह 2500 kg तक का पेलोड जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक उठा सकता है और 5000 kg तक का पेलोड लोअर इलिप्टिकल ऑर्बिट तक उठा सकता है। और इसकी कुछ सैटेलाइट हैं जो GSLV Mark II से भेजी जा चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल GSAT-14, GSAT-SP, INSAT 3DR और GSLV D6। सिक्स्थ, GSLV Mark III। GSLV एक 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसे इसरो द्वारा डेवलप किया गया है। GSLV Mark III को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह 4000 kg तक का वेट जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक ले जा सकता है और 10,000 kg तक का पेलोड लोअर अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है, जो कि GSLV और GSLV Mark II से दुगना है। GSLV Mark III की फर्स्ट फ्लाइट 18 दिसंबर 2014 को श्रीहरिकोटा से हुई थी और GSLV Mark III के द्वारा ही चंद्रयान 2 को मून के ऑर्बिट में भेजा गया था। फ्रेंड्स, तो आइए अब हम इंडिया के स्पेस सेंटर के बारे में भी जान लेते हैं। इंडिया के पास सिर्फ एक ही स्पेस सेंटर है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर इसरो का लॉन्च सेंटर है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है। इसे श्रीहरिकोटा रेंज या श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज भी बोला जाता है। 2002 में इसरो के डायरेक्टर और साइंटिस्ट सतीश धवन के डेथ के बाद उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया। 1969 में श्रीहरिकोटा आइलैंड को सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन बनाने के लिए चूज किया गया। यह 1971 में बनकर तैयार हो गया था। सबसे पहले यहाँ RH-125 साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया गया था। उसके बाद यहाँ रोहिणी 1A सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया था, लेकिन वह अनसक्सेसफुल रही। उसके बाद यहाँ पर रोहिणी 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था जो कि सक्सेसफुल रही थी। इस स्पेस सेंटर में 2 लॉन्च पैड हैं। न्यू लॉन्च पैड 2005 में बनकर तैयार हो गया था। इस लॉन्च पैड में हैवी व्हीकल को लॉन्च किया जाता है। फर्स्ट, आर्यभट्ट। फ्रेंड्स, आर्यभट्ट इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी जो कि इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर यानी कि आर्यभट्ट के नाम पर रखी गई थी। यह सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत रॉकेट के द्वारा कैपुस्टिन यार्ड से लॉन्च हुई थी। इसको कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों, यह मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी थी और इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। हमारे पास ना तो कोई लॉन्चिंग पैड थे और ना ही कोई लॉन्चिंग व्हीकल। दोस्तों, इस सैटेलाइट का वेट 360 किलोग्राम था और इस सैटेलाइट को बनाने में 3 करोड़ से ज़्यादा लग गए थे। आर्यभट्ट सैटेलाइट को इसरो द्वारा एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स एंड सोलर फिजिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट को करने के लिए भेजा गया था। यह एक 26 साइडेड पॉलीहेड्रॉन शेप में था। यह स्पेसक्राफ्ट 1981 तक एक्टिव था। उसके बाद ऑर्बिटल डिके होने के कारण 11 फरवरी 1992 को सैटेलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए 2 रुपीस के नोट को भी जारी किया था और उसमें आर्यभट्ट की इमेज भी थी। 1972 में इंडिया और यूएसएसआर के बीच में समझौता हुआ था जिसमें यूएसएसआर इंडिया की सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इसके बदले यूएसएसआर इंडिया के पोर्ट का यूज करेगा और वह सैटेलाइट की लोकेशन ट्रैक करने में मदद करेगा। लॉन्चिंग से पहले ही स्पेसक्राफ्ट गिर गया था जिसके कारण सैटेलाइट की इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था।
इसकी रिपेयरिंग करने में 4 दिन का टाइम लग गया था और फिर उसे लॉन्च कर दिया गया था। उस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में 3 करोड़ से ज़्यादा का कॉस्ट आई थी। आर्यभट्ट का डेटा टाइम ट्रांसमिशन रेट 256 बीट पर सेकेंड है। इसके अंदर का टेम्परेचर 0 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यह इसरो की सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसरो आने वाली डिकेड्स में बहुत से इंडियन और फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। यह स्पेस एजेंसी वर्ल्ड की सबसे सम्मानित स्पेस इंस्टीट्यूशन में से एक बन गया है। सेकंड, रोहिणी। रोहिणी एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू की गई एक सैटेलाइट की सीरीज थी। रोहिणी सीरीज में 4 सैटेलाइट्स थी जो सभी इंडियन सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा लॉन्च की गई थी। इन 4 में से 3 सक्सेसफुली ऑर्बिट पर डिप्लॉय हो गई थी। रोहिणी सीरीज की फर्स्ट सैटेलाइट को 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड यानी कि RTP, यह सैटेलाइट एक एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट थी जिसे 10 अगस्त 1979 को लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च करने का मेन पर्पस यह था कि यह लॉन्चिंग व्हीकल को मॉनिटर कर सके और यह पार्शियली सक्सेसफुल भी हुई। इसके बाद रोहिणी सीरीज की 3 और सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। RS-1 को 18 जुलाई 1980 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जो कि इंडिया की फर्स्ट ऐसी सैटेलाइट थी जो कि इंडियन व्हीकल द्वारा लॉन्च की गई थी। उसके बाद RS-D1 को 31 मई 1981 को किया गया था और RS-D2 को 17 अप्रैल 1983 में, और ये तीनों ही सैटेलाइट सक्सेसफुली ऑर्बिट में चली गई थी। थर्ड, चंद्रयान-1। थुम्बा से शुरू हुआ इंडिया की स्पेस एजेंसी काफ़ी आगे निकल चुकी थी। इस कड़ी में भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को पहले मून मिशन के तहत चंद्रयान-1 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था। इस मिशन से अर्थ के एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट मून की मिस्ट्री को जानने में ना सिर्फ इंडिया को हेल्प मिली, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट का भी नॉलेज डाइवर्सिफाइड हुआ। लॉन्च होने के सिर्फ 8 मंथ्स बाद में ही चंद्रयान-1 ने मिशन के सभी गोल्स और मोटिव्स को अचीव कर लिया था। इस मिशन से दुनिया भर में इंडिया की पॉपुलैरिटी बढ़ी और इससे हमारे इंडियन साइंटिस्ट का भी मोटिवेशन बढ़ गया था। 2008 में इंडिया ने स्पेस साइंस की फील्ड में एक ऐसा अचीवमेंट हासिल किया जो कुछ ही चुनिंदा कंट्रीज के पास था। 2008 में इंडिया के फर्स्ट मून मिशन में चंद्रयान-1 ने मून के ऑर्बिट में सक्सेसफुली दाखिल कराया गया था, जो कि इंडिया के मून मिशन के लिए एक अचीवमेंट साबित हुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने 2003 नवंबर में फर्स्ट टाइम इंडियन मून मिशन के लिए इसरो के प्रपोजल चंद्रयान-1 को अप्रूवल दिया था। इसके ऑलमोस्ट 5 ईयर बाद 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-1 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-11 रॉकेट के थ्रू सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-1 5 दिन बाद यानी कि 27 अक्टूबर 2008 के मून के ऑर्बिट में पहुंच गया था। वहां पहले तो उसने मून के 1000 किलोमीटर दूर रहकर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व किया। उसके बाद वह मून के और पास गया और 12 नवंबर 2008 में सिर्फ 100 किलोमीटर के डिस्टेंस से ही हर 2 घंटे में मून का रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने लगा। इस सैटेलाइट में इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बल्गेरिया से बने इक्विपमेंट्स को भी यूज़ किया गया था। इस सैटेलाइट का वेट 1380 kgs था। फ्रेंड्स, चंद्रयान-1 का प्राइमरी मोटिव था मून के चारों ओर ऑर्बिट में अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट एस्टेब्लिश करना। सेकेंड, मून के सरफेस में मिनरल और केमिकल मैपिंग कर। तो चलिए अब हम देखते हैं चंद्रयान-1 मिशन के जरिए हमने क्या अचीव किया। चंद्रयान-1 के जरिए मून के सरफेस पर जल तथा बर्फ की तलाश के साथ मिनरल्स और केमिकल एलिमेंट्स का पता लगाया और मून के दोनों ओर 3D पिक्चर भी तैयार की। सभी प्राइमरी मोटिव्स को सक्सेसफुली पूरा करने के बाद 19 मई 2009 को चंद्रयान-1 की ऑर्बिट 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक बढ़ाई गई। मून के सरफेस पर एक हॉरिजॉन्टल गुफा जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया।
जिसे लावा क्यूब कहते हैं। इस मिशन को 2 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को इसने अचानक रेडियो कनेक्शन खो दिया। इसके कुछ दिनों बाद इसरो ने ऑफिशियली इस मिशन को खत्म करने की घोषणा कर दी थी। तब तक चंद्रयान 1 ने मून की 3400 से ज़्यादा बार रिवॉल्यूशन पूरा कर लिया था। वह मून के ऑर्बिट में 312 डेज तक रहा और रिफाइंड सेंसर्स के थ्रू ब्रॉड लेवल पर डेटा भेजता रहा। इस वक्त तक सैटेलाइट ने मैक्सिमम साइंटिफिक मोटिव्स को पूरा कर लिया था। चंद्रयान 1 के डेटा से हमें यह पता चला कि मून पे भी आइस प्रेजेंट है। 2018 अगस्त में नासा ने कंफर्म किया है कि 10 साल पहले भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन चंद्रयान 1 से मिले डेटा का यूज करते हुए साइंटिस्ट ने मून के पोलर रीजन के सबसे डार्क एंड कोल्ड रीजन में बर्फ जमा होने के बारे में पता लगाया है। आइए अब हम चंद्रयान 2 के बारे में जानते हैं। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 M1 द्वारा सतीश धवन स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 का प्राइमरी ऑब्जेक्ट मून सरफेस पर लूनर वाटर कंडीशन और एबेंडेंस फाइंड करना था। सभी स्पेस मिशंस में किसी भी देश ने कभी भी मून के लूनर रीजन में सैटेलाइट लैंड कराने की कोशिश नहीं की थी। चंद्रयान 2, जिसे इसरो द्वारा डेवलप्ड अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स मिशन बताया गया है, वह एवेंजर एंड गेम के आधे से भी कम प्राइस में बनकर रेडी हो गया। मिशन के बाद इंडिया मून पर एक सैटेलाइट लैंड करवाने वाला अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद 4th कंट्री बन चुका था। चंद्रयान 2 में 3 मिशन शामिल थे। ऑर्बिटर, जो मून का रिवॉल्यूशन कर सके, विक्रम लैंडर, जो मून के साउथ पोल के पास एक सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए था, और प्रज्ञान रोवर, जो मून के सरफेस का पता लगाने के लिए था और पानी और बर्फ का इंस्पेक्शन करने के लिए भी था। आइए अब हम तीनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट, विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 स्पेस शटल का अहम हिस्सा था, जो रोवर को मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सक्सेसफुल था। विक्रम लैंडर का नाम मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। इस लैंडर को पूरी तरीके से इंडियन टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया था। विक्रम लैंडर के अलावा चंद्रयान 2 के 2 हिस्सों को मिलाकर एक बनाया गया था। इसमें से एक ऑर्बिटर था और एक प्रज्ञान रोवर शामिल था। सेकेंड, ऑर्बिटर। चंद्रयान 2 में इस्तेमाल किए गए ऑर्बिटर का वेट 2379 kg था। ऑर्बिटर भी विक्रम लैंडर की तरह ही IDSN यानी कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए कम्युनिकेट करने में सक्सेसफुल। थर्ड, प्रज्ञान रोवर। यह एक 27 kg का रोबोटिक व्हीकल है जो मून के सरफेस पर वॉक करने में कैपेबल है। इसमें भी लैंडर और ऑर्बिटर की तरह ही सोलर पैनल लगे हुए हैं जो 50 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कैपेबल हैं। प्रज्ञान रोवर का नाम संस्कृत में लिया गया है, जिसका मतलब होता है ज्ञानी। यह रोवर केवल लैंडर से ही कम्युनिकेट कर सकता है। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह विक्रम लैंडर के मून सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग के बाद ही विक्रम लैंडर पे जैसे ही सनरेज पड़ती हैं, उसका दरवाज़ा खुल जाता है और विक्रम लैंडर का दरवाज़ा खुलते ही प्रज्ञान रोवर के ऊपर लगे सोलर पैनल पे सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है। रोवर पे सनरेज पड़ते ही यह एक्टिवेट हो जाता है और मून सरफेस पर मूव करते हुए वहाँ एनवायरनमेंट की टेस्टिंग करता है। फ्रेंड्स, आइए अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से रीजन के कारण चंद्रयान 2 को मून के साउथ पोल में भेजना पड़ा। फर्स्ट, मून के एक्सिस के कारण साउथ पोल पर कुछ रीजन में हमेशा अंधेरा रहता है, स्पेशली क्रेटर, और उसमें पानी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। हो सकता है कि क्रेटर्स ने कभी भी सनरेज रिसीव नहीं की हो और इस प्रकार ऐसे सरफेस पर बर्फ मिलने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। मून के सोलर पोल पर मून सरफेस का एरिया जो शेड में रहता है नॉर्थ पोल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, जिससे मून का साउथ पोल इंटरेस्टिंग हो जाता है। इससे इसके आसपास के परमानेंटली शेडेड रीजन में पानी के होने की पॉसिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही होंगे कि चंद्रयान 2 मिशन में हमारा विक्रम लैंडर से कांटेक्ट टूट गया था,
तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट विक्रम लैंडर से कैसे टूटा था। चंद्रयान 2 के लास्ट स्टेज में इंडिया के मून लैंडर से उस समय कॉन्टैक्ट टूट गया था जब वह मून के सरफेस की ओर बढ़ रहा था। इसरो के अकॉर्डिंग रात 1:37 लैंडर की मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की प्रोसेस चालू हो गई थी, लेकिन ऑलमोस्ट 2.1 किलोमीटर ऊपर से ही कॉन्टैक्ट टूट गया था। इसरो के चीफ के सिवान ने कहा, लास्ट 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। इनमें से ऑलमोस्ट 13 मिनट तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लास्ट के 90 सेकंड्स में जो हुआ उससे मून पर सक्सेसफुली पहुंचने का सपना अधूरा ही रह गया। फोर्थ, 2017 में 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करके इसरो ने एक और रिकॉर्ड बनाते हुए इतिहास रच दिया। आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से एक ही रॉकेट से स्पेस में 104 सैटेलाइट्स और एक रॉकेट लॉन्च करके ही इसरो ने रशिया को पीछे छोड़ दिया। उसके पहले सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड रशिया के नाम था, जिसने 2014 में नेपर रॉकेट के थ्रू एक साथ 37 रॉकेट लॉन्च करके 2013 में मिंटर 1 से एक साथ 29 सैटेलाइट लॉन्च करने के अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। PSLV C-37 कार्टोसैट 2 सीरीज मिशन को श्रीहरिकोटा से 15 फरवरी 2017 को 9:28 पर लॉन्च किया था। यह सैटेलाइट 28 मिनट्स बाद 9:56 पर ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च हो गई थी। इस सभी सैटेलाइट को PSLV C-37 की मदद से छोड़ा गया था और यह उस रॉकेट का 39वां मिशन था। इस मिशन के थ्रू जिस मेजर इंडियन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था वह कार्टोसैट 2 सीरीज का था। यह एक्सपीडिशन में भेजे गए 104 सैटेलाइट में से 3 सैटेलाइट इंडिया की थी, जबकि बाकी के 101 सैटेलाइट इजराइल, कजाकिस्तान, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के थे। 104 में से 94 सैटेलाइट्स अमेरिका की थी। इसरो के चेयरमैन के अकॉर्डिंग 3 में से एक सैटेलाइट का वेट 730 kg था, जबकि बाकी के 2 सैटेलाइट का वेट 1919 kg था। इसके अलावा हमारे पास 600 kg और वेट भेजने की कैपेसिटी थी, इसलिए हमने 101 दूसरे सैटेलाइट को लॉन्च करने का डिसाइड किया था। फिफ्थ, मंगलयान यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन। यह इंडिया का पहला मार्स प्रोजेक्ट है और यह इसरो का एक एम्बिशियस स्पेस प्रोजेक्ट है। इस स्पेस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 मिनट पर मार्स की परिक्रमा करने के लिए इसे छोड़ा गया था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सिचुएटेड सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे PSLV C-25 द्वारा सक्सेसफुली छोड़ा गया था। इसके साथ ही भारत भी अब उन देशों में शामिल हो गया जिन्होंने मार्स पर अपने सैटेलाइट को भेजा था। वैसे अब तक मार्स को जानने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट में से 2/3 प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन 24 सितंबर 2014 को मार्स पर पहुंचने के साथ ही इंडिया वर्ल्ड में ऐसा फर्स्ट ट्राई में ही सफल होने वाला पहला देश बन गया और USSR, नासा, ESA के बाद यह वर्ल्ड का चौथा ऐसा देश बन गया। इसके अलावा इंडिया का मार्स मिशन आज तक मार्स पर भेजे गया सबसे सस्ता मिशन भी है, जिसकी कॉस्ट हॉलीवुड की ग्रेविटी मूवी से भी कम है। मार्स पर मीथेन गैस के एग्जिस्टेंस का भी पता लगाने हेतु भेजा गया मंगलयान रिटायरमेंट के बाद भी वर्क कर रहा है। वैसे तो इसके 6 मंथ्स तक ही काम करने की उम्मीद थी, लेकिन 4 साल बाद भी इसकी भेजी गई इमेजेस को अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा परचेज कर लेता है। इनके जरिए नासा मार्स पर मीथेन के एग्जिस्टेंस को लेकर जल्दी किसी रिजल्ट पर पहुंच सकता है। इसरो के चेयरमैन के सिवान ने बताया कि मंगलयान में लगे सभी 5 इक्विपमेंट्स अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। इसरो के अनुसार मंगलयान अभी अगले 3-4 साल तक काम करता रहेगा। मार्स की ऑर्बिट में डिप्लॉय होने के बाद मंगलयान ने इसके एनवायरनमेंट, मिनरल्स, स्ट्रक्चर और क्लाइमेट से जुड़ी पिक्चर्स भेजी। मंगलयान के 5 इक्विपमेंट्स मार्स के बारे में अहम जानकारियां जुटाने का काम कर रहे हैं। इन इक्विपमेंट्स में मार्स के क्लाइमेट में लाइफ के होने का और मीथेन गैस के होने का पता लगवाने के सेंसर,
एक कलर्ड कैमरा और प्लेनेट की सरफेस और मिनरल वेल्थ का पता लगाने के लिए इमेज स्पेक्ट्रम जैसे इक्विपमेंट शामिल हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसरो के अपकमिंग या फ्यूचर मिशंस के बारे में बताने वाला। चंद्रयान 3 का लॉन्च अब 2021 की जगह 2022 में होने की उम्मीद है। इसरो चीफ ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में होने वाली देर की वजह भी बताई। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से चंद्रयान 3 और इंडिया का फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान के साथ इसरो के कई प्रोजेक्ट्स अफेक्ट हुए हैं। अब क्योंकि गगनयान का नाम लिया ही है तो क्यों ना इसके बारे में भी जान लिया जाए। गगनयान इसरो का एक मिशन है। इस मिशन में 3 फ्लाइट ऑर्बिट में भेजी जाएंगी। इनमें से 2 अनमैन्ड रहेंगी और 1 मैन्ड फ्लाइट रहेगी। गगनयान सिस्टम मॉड्यूल, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल भी कहा जाता है, उसमें 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट रहेंगे और उनमें से 1 वुमेन भी रहेगी। यह मिशन 5 से 7 दिनों के लिए अर्थ से 400 से लेके 300 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे लो अर्थ ऑर्बिट में सर्कल करे। इसमें पेलोड में क्रू मॉड्यूल होगा जो ह्यूमंस को ले जाने वाला स्पेसक्राफ्ट है और एक सर्विस मॉड्यूल होगा जो लिक्विड प्रोपेलर इंजन्स के थ्रू पावर दिया जाएगा। यह इमरजेंसी एस्केप और इमरजेंसी मिशन अबॉर्ड से इक्विप्ड रहेगा। गगनयान के लॉन्चिंग के लिए 3 स्टेज हैवी लिफ्ट व्हीकल GSLV Mark 3 यूज किया जाएगा। जून 2019 में इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर और रशियन गवर्नमेंट ओन्ड ग्लेव कॉस्मोस ने इंडियन एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में रशिया का सपोर्ट, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन और स्पेस ट्रेनिंग इंक्लूड है। इस मिशन का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, जैसे यह देश में साइंस और टेक्नोलॉजी लेवल को एनहेंस करेगा और यूथ को इंस्पायर करेगा। गगनयान में बहुत सी एजेंसीज, लेबोरेटरीज, इंडस्ट्री और डिपार्टमेंट को इंक्लूड किया जाएगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्पेस सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाने वाले रिफॉर्म्स में एक नए ऑर्गेनाइजेशन इन स्पेस को अनाउंस किया है। ये सोशल बेनिफिट के लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। कई देशों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS इनफ नहीं हो सकता, क्योंकि रीजनल इकोसिस्टम को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है और गगनयान रीजनल नीड जैसे कि फूड, वाटर और एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस करेगा। थर्ड, शुक्रयान। चंद्रयान और मंगलयान की सक्सेस से एक्साइटेड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अब वीनस की ओर अपना मिशन बढ़ाने की तैयारी में है। पहले इस मिशन को 2024 में भेजा जाना था, लेकिन कोविड के कारण अब इसे 2026 तक भेजा जाएगा। शुक्रयान 1 के तहत हमारे सोलर सिस्टम में सबसे हॉट प्लैनेट यानी कि वीनस की स्टडी करने के लिए इसरो ने इस मिशन का प्रपोजल दिया है। अर्थ के सबसे करीब प्लैनेट वीनस का एटमॉस्फेयर काफ़ी डेंस है। अर्थ के सबसे करीबी प्लैनेट वीनस का एटमॉस्फेयर काफ़ी डेंस है। इसका सरफेस का टेम्परेचर 470 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि लीड मेटल को पिघलाने के लिए काफ़ी है। यहाँ का टेम्परेचर अर्थ की तुलना में 90 टाइम्स ज़्यादा। इंसान तो दूर, किसी स्पेसक्राफ्ट को ऐसी सिचुएशन में वहाँ पहुँचाना ना के बराबर है। हालांकि रिसेंट स्टडीज़ के आधार पर वहाँ लाइफ के होने की पॉसिबिलिटी बताई गई है। इस मिशन को भेजने के पीछे का मेन रीज़न यह है कि साइंटिस्ट को इस रीजन में माइक्रोब्स मिले हैं। वीनस की सरफेस के 50 किलोमीटर ऊपर अर्थ जैसा टेम्परेचर और प्रेशर फाउंड किया गया है। इसरो ने जिस मिशन को प्रपोज किया है उसके अकॉर्डिंग शुक्रयान प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करेगा और उसके एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को स्टडी करेगा। सोलर रेडिएशन और सोलर विंड के बीच स्पेसक्राफ्ट को इसरो के सबसे एडवांस GSLV Mark 3 के साथ लॉन्च किया जाएगा। इस पर इंडिया के 16 और 7 इंटरनेशनल पेलोड होंगे जो वीनस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे और 4 इयर्स तक उसे स्टडी करेंगे। इसी ईयर सितंबर में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स की टीम को वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फिन गैस मिली थी। इससे पहले ESA के मिशन वीनस एक्सप्रेस को अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन के निशान मिले थे।
इन्हें बायोमार्कर कहते हैं, जो किसी प्लेनेट पर लाइफ की एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बढ़ाता है। इंडिया के वीनस ऑर्बिट मिशन में स्वीडन भी इंडिया की हेल्प गाइस। तो आइए अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में भी जानते हैं। इंडिया 2029 तक एक स्पेस स्टेशन बनाने का सोच रहा है। रिसेंटली इसरो ने इसका अनाउंसमेंट किया है। आखिर इंडिया को स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश करने का क्या फ़ायदा होगा? तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पेस स्टेशन क्या होता है और अभी कितने स्पेस स्टेशन वर्क कर रहे हैं। स्पेस स्टेशन क्या होता है? फ्रेंड्स, स्पेस स्टेशन एक स्पेसक्राफ्ट होता है। इसमें एस्ट्रोनॉट रहकर कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। स्पेस स्टेशन सैटेलाइट के कंपैरिजन में लॉन्ग टाइम तक स्पेस में रह सकता है। स्पेस स्टेशन के द्वारा स्पेसक्राफ्ट भी जोड़ सकता है। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सबसे फेमस है। इसे 1998 में स्पेस में एस्टेब्लिश किया गया था। यह अर्थ की लो ऑर्बिट में रहकर रिवॉल्व होता है। इसे नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। इंडियन स्पेस स्टेशन को अर्थ से 400 किलोमीटर की हाइट पर एस्टेब्लिश किया गया है। इसमें एस्ट्रोनॉट 15 से लेकर 20 डेज तक रह सकेंगे। इसरो के चीफ के सिवान ने अनाउंस किया कि इंडिया के प्रपोज स्पेस स्टेशन का वेट करीब 20 टन होगा। अभी स्पेस में 2 स्पेस स्टेशन वर्क कर रहे हैं। इनमें से एक अमेरिका, रशिया, यूरोप और जापान की हेल्प से बनाया गया है। सेकेंड स्पेस स्टेशन चाइना का है। इसका नाम टियांगोंग 2 है। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सबसे ज़्यादा एक्टिव है। इंडिया का स्पेस स्टेशन डेवलप्ड होने के बाद इंडिया को ये सारे फायदे होंगे। स्पेस स्टेशन इंडिया के लिए बहुत तरीके से हेल्पफुल होगा। इससे अर्थ की सर्विलेंस की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी। इस स्टेशन पर इंडियन साइंटिस्ट को बहुत सारे तरीके के एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी भेजा जा सकेगा। इसके रिजल्ट का कॉम्प्रिहेंसिव यूज़ किया जा सकेगा। स्पेस स्टेशन में लगे कैमरे से इंडिया फाइन क्वालिटी वाली इमेजेस खींच पाएगा। इंडिया जो देखना चाहेगा उसे आसानी से देख सकेगा। स्पेस स्टेशन की हेल्प से इंडिया अपने राइवल कंट्रीज पर आसानी से नज़र रख सकेगा। इससे बार बार स्पेस में इंडिया को सुपरविजन सैटेलाइट नहीं भेजनी पड़ेगी। इससे एक्सपेंसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे और काम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और ख़ास बात तो यह है कि इससे वर्ल्ड में स्पेस पावर के रूप में इंडिया की अलग ही पहचान बनेगी। स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए 15,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसे वर्क करता है। अभी पूरी तरीके से एक्टिव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ की लोअर ऑर्बिट में प्रेजेंट है। यूरोपियन कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन वाली ईएसए, अमेरिका की नासा, रशिया की रोसकॉस्मोस और जापान की जाक्सा ने पार्टनरशिप के तहत आईएसएस को एस्टेब्लिश किया है। यह साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पेस पार्टनरशिप प्रोग्राम है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन गया था। एक्सपीडिशन 1 सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की फ्लाइट थी, जिसमें 3 क्रू मेंबर गए थे, विलियम शेफर्ड, यूरी गिटजेंको और सर्जी के क्रिकालेव, जो कि 136 डेज तक वहां रुके थे। तो दोस्तों, आइए अब हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के बारे में बात करते हैं। इसरो चेयरमैन इसरो की हाईएस्ट रैंक कहलाती है। सतीश धवन ने सबसे लंबे समय के लिए यानी 12 ईयर्स तक के लिए इसरो के चेयरमैन के रूप में काम। शैलेश नायक ने सबसे कम समय के लिए इसरो के चेयरमैन के रूप में काम किया। उन्होंने 1 जनवरी 2015 से लेकर 12 जनवरी 2015 तक बस चेयरमैन के रूप में काम किया। आइए अब हम इसरो के जितने भी चेयरमैन रह चुके हैं उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट, डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कंसीडर किया जाता है। इसके साथ ही वह एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भी चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने कई वेल नोन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कराए हैं, जैसे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद।
सेकंड, प्रोफेसर सतीश धवन। इनके एफर्ट्स ने ऑपरेशन सिस्टम जैसे कि इनसेट टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लीड किया था। थर्ड, प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव। इन्होंने इंडिया में रॉकेट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम किया। 1992 में ASLV रॉकेट के सक्सेसफुल लॉन्च के पीछे यही थे। इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च व्हीकल GSLV और क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। फोर्थ, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। चेयरमैन के रूप में डॉक्टर KK की लीडरशिप में इसरो स्पेस प्रोग्राम ने कई माइलस्टोन अचीव किए, जैसे कि PSLV और GSLV। यह एक्सपेरिमेंटल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि भास्कर 1 और भास्कर 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। यह एक एस्ट्रोफिजिस्ट हैं और कॉस्मिक एक्स रे सोर्सेज, सेलेस्टियल गामा एक्स रे और इफेक्ट ऑफ कॉस्मिक एक्स रेज इन द लोअर एटमॉस्फेयर, इन सब की स्टडीज में इनने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। फिफ्थ, श्री जी माधवन नायर। चंद्रयान 1 इंडिया फर्स्ट लूनर प्रोब इन्हीं की लीडरशिप में लॉन्च हुआ था। यह एस्ट्रोसेट के पीछे के इम्पोर्टेंट पर्सन है और इन्होंने कई स्कीम जैसे टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किए हैं। इनके टेन्योर में कई वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया गया है और कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को भी डेवलप किया गया है। सिक्स्थ, डॉक्टर के राधाकृष्णन। इनकी चेयरमैनशिप में इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन मंगलयान लॉन्च किया गया था। इन्होंने इसरो को 37 स्पेस मिशन इंक्लूडिंग मार्स ऑर्बिटर मिशन एंड फ्लाइंग क्रायोजेनिक इंजन ऑन GSLV को अचीव करने में लीड किया था। सेवेंथ, मिस्टर अलुड सिलन किरण कुमार। मिस्टर AS किरण कुमार कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड के रेसिपेंट रह चुके हैं। इनको 2014 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर के लॉन्च के पीछे इन्हीं का ही हाथ है। किरण कुमार ने इंडियन नेशनल रीजनल नेविगेशन सिस्टम यानी कि IRNSS और गगन को डेवलप किया है। एट्थ, K7 इसरो के करंट चेयरमैन हैं। इन्होंने 1982 में इसरो ज्वाइन किया और बहुत से प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि कंप्लीट मिशन प्लानिंग, मिशन डिज़ाइन, इंटीग्रेशन एंड एनालिसिस। यह मिशन और एनालिसिस करने के लिए इसरो में सिमुलेशन फैसिलिटी कमीशन करने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। K7 ने विंड बायसिंग स्ट्रेटेजी, मतलब यह किसी भी दिन और किसी भी वेदर कंडीशन में रॉकेट को लॉन्च करता है, इसको डेवलप किया और एग्जीक्यूट किया। K7 ने मार्स मिशन लॉन्च करने के लिए PSLV का यूज़ करके कई इनोवेटिव स्ट्रेटजीज डेवलप किए हैं। इनकी लीडरशिप में GSLV फ्लाइट का हिस्टोरिकल अचीवमेंट भी अचीव किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने इसरो से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर किया है। अगर हमने किसी भी टॉपिक को कवर नहीं किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज की वीडियो को देखने के बाद आपको इसरो के बारे में पूरा नॉलेज मिल गया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।